हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पुत्र वियोग पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो उनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी काव्य संकलन है, ऑप्शन नंबर सी निबंध है, ऑप्शन नंबर डी कहानी संग्रह है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या है? तो यह एक कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति निराला जी की रचना है, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर सी ममता कालिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्र जो है या सहपाठी कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। हम लोग जब कवित्री परिचय पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल में पूरा कर रही थी तो वहाँ पे उनकी जो मित्र बनती हैं महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा इसका सही उत्तर होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है चौथा के बाद कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता कौन है? तो मुकुल इनका क्या है? प्रतिनिधि कविता है। पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न छठा नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई 1920 को, ऑप्शन नंबर सी 18 मई 1930 को और ऑप्शन नंबर डी है 12 अगस्त 1905 को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। तो सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? गांव का घर होगा नहीं, हार जीत होगा नहीं, प्यारे नन्हे बेटे को होगा नहीं। तो इनके द्वारा लिखित कविता कौन सी है? तो पितृ वियोग है। पुत्र वियोग इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है। इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है हमारा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना थी उस रचना से हमारा यह पाठ जो है संकलित है। तो ये VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि मुकुल से ही हमारा जो पुत्र वियोग पाठ है वह संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है, कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा किसकी कृति है? तो कुली प्रथा जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है, जो उनके पति थे। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। उन्होंने दो रचनाएं की, एक कुली प्रथा का, एक याद रखना हमको, कुली प्रथा और दूसरा गुलामी का नशा। दूसरा हमारा क्या है? गुलामी का नशा, गुलामी का नशा, ये याद रखना है। तो दो उन्होंने रचना का प्रकाशन किया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना है। कह रहा है 11वां नंबर प्रश्न कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग किसकी रचना है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर है
कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद में से नहीं उतारा या गोद से नहीं उतारा, किसके भय से? तो किसके भय से? तो ठंड लगने के भय से जो है माँ अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती थी। तो मिट्टी लगना होगा नहीं, कीड़े के भय से होगा नहीं, गिरने के भय से होगा नहीं, ठंड लगने के भय से जो है माँ अपने बेटे को सीने से लगा करके रखती है, गोद से नहीं उतारती हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां नंबर है। कहा जा रहा है कि कवित्री नछौना किसे कहा है? कवित्री नछौना किसे कहा है? तो जब मैं कल आप लोगों को अर्थ बता रहा था तो मैंने बताया था कि खिलौना, छौना, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये कवित्री ने अपने पुत्र बेटे के लिए इस शब्द का प्रयोग की है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि कवित्री नछौना किसके लिए प्रयोग किया? तो अपने पुत्र के लिए प्रयोग किया है। इसी तरह 14वां नंबर प्रश्न है हमारा कि पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम क्या है? पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो ये बोलो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अभी कि सुभद्रा कुमारी चौहान इस पाठ की कवित्री हैं। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर है कि सुभद्रा जी का विवाह कब हुआ? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ था? 1919 में या 1920 में या 1921 में या 1922 में? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह 1919 में हुआ था। तो इनका सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। 1919 में सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता किस प्रकार की है? पुत्र वियोग कविता किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए शोक काव्य है, ऑप्शन नंबर बी हर्ष काव्य है, ऑप्शन नंबर बी प्रेम काव्य है, ऑप्शन नंबर डी व्यंग्य काव्य है। तो पुत्र वियोग कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह एक शोक काव्य है। तो 16 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग 17वां नंबर की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कैसे इनका निधन होता है? कि नाव दुर्घटना से, कि वायु दुर्घटना से, या वायुयान दुर्घटना से, ट्रेन दुर्घटना से, या कार दुर्घटना से? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जब नागपुर से जबलपुर की ओर जा रही थी तब उनका निधन जो है कार दुर्घटना से होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर है कुली प्रथा के लेखक कौन है? तो कुली प्रथा के लेखक कौन है हम बताएं कि कुली प्रथा हो या गुलामी के नशा हो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न की ओर 19वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो 19वां नंबर प्रश्न करा कि सुभद्रा जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी की है? सुभद्रा जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी की? तो सुभद्रा जी अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है क्रास्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल या क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करती हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है हमारा। 20वां नंबर कह रहा है कि सुभद्रा जी किस पार्टी की एमएलए बनी? सुभद्रा कुमारी चौहान या सुभद्रा जी किस पार्टी की एमएलए बनी? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी जनसंघ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी की एमएलए बनती है? तो कांग्रेस पार्टी की यह एमएलए बनती हैं, कांग्रेस पार्टी की। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो 21वां नंबर कह रहा है कि सुभद्रा जी को किस पुस्तक पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला? सुभद्रा जी को किस पुस्तक पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला? तो उनको एक रचना थी मुकुल, इस पे इनको जो शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये था टोटल 21 एमसीक्यू इस पाठ का। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने इन 21 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही हल किया या जवाब दिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब हम लोग जो है इस पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको हमने किया। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या पहला नंबर प्रश्न है कि कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? ये वीवीआई प्रश्न है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो कवित्री का खिलौना जो है उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, वह उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होती है। उसी प्रकार कवित्री के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वो कवित्री का खिलौना है। तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं? तो इसका उत्तर होगा कवित्री अपने पुत्र को
बचाने के लिए बहुत से जगहों पर गईं, पत्थर को भी भगवान माना और उनके सामने नारियल, दूध, बतासे आदि चढ़ाकर अपना शीश नवाया। लेकिन किसी देवी देवता ने उनके पुत्र की रक्षा नहीं की और वे भी कुछ नहीं कर पाई, अपने बेटे को नहीं बचा सकी, इसलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती हैं। तो यह हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पुत्र के लिए माँ अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। ठंड लग जाएगी इस डर से वे अपने बेटे को अपने गोद से नीचे नहीं उतारती हैं। उसके एक बार पुकारने पर अपने सभी काम छोड़ दौड़ आती हैं, लोरिया गाती हैं, थपकी देकर सुलाती है। माँ उन सभी कामों को करती है जिससे उसका बच्चा सुरक्षित रहे। वो पत्थर को भी भगवान मानती है जब उसका बच्चा किसी खतरे में रहता है। तो माँ अपने बेटे के लिए जो है इस तरीके के सभी कार्यों को वो करती हैं। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थ स्पष्ट करें। किन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो पंक्तियां कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो अर्थ कैसे स्पष्ट करेंगे। तो लिखना सबसे पहले हम लोग को है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पितृवियोग कविता से ली गई है और इसके कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह मुकुल काव्य से संकलित है। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि आज चारों दिशाओं में पूरे विश्व में खुशी है, उल्लास है, लेकिन मेरा खोया हुआ मेरा बेटा जो है अभी तक मेरे पास नहीं आया है, मेरा बेटा मुझसे खो गया है। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम 5वां नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो गया है या क्यों। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है और क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा कि माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन होता जाता है जब उसके सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए, क्योंकि माँ अपने बच्चे के साथ हर एक पल रहती है। माँ अपने बच्चे के लिए जीती है, उसके एक बार बुलाने पर वह दौड़ी चली आती है। तो इसी वजह से माँ को अपना मन समझाना कठिन हो जाता है जब बच्चा उनके पास नहीं होता या बच्चा उनसे बिछड़ जाता है। छठा नंबर प्रश्न है कि पुत्र को छौना कहानी में क्या भाव छुपा है। मतलब पुत्र को छौना कहने से कहानी में क्या भाव छिपा है उसे उद्घाटित करें। यहाँ पे छूट गया है कि पुत्र को छौना कहने से कहानी में क्या भाव छिपा है उसे उद्घाटित करें। तो इसका सही उत्तर होगा कि गाय के नवजात बच्चे को छौना कहा जाता है। छौना कहकर कवित्री ने माँ और बच्चे के बीच के निश्चल प्रेम तथा माँ की ममता का भाव स्पष्ट किया है। इसलिए पुत्र को इस कविता में जो है क्या किया गया, छौना शब्द का प्रयोग किया गया है पुत्र के लिए, छौना शब्द का। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। तो 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मर्म स्पष्ट करें। मर्म स्पष्ट करना है कुछ पंक्तियों का, जिसमें पंक्ति है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। इन सारी पंक्तियों का जो है मर्म उद्घाटित करना है। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पुत्र वियोग कविता से ली गई है। यह कविता जो है मुकुल काव्य से संकलित है। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि तुम्हारे भाई बहन तुमको भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन जो माँ तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में पाली है, जो रात दिन तुम्हारे साथ रहती है, वो अपने मन को कैसे समझाएगी। और उसका बेटा जो है मर चुका है, तो अपने बेटे को वियोग में जो अपने मन को कैसे समझाएगी। सब कुछ तो तुम्हें सब कुछ तो भूल ही जाएंगे, लेकिन माँ तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगी। इस तरीके से 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखना है। कहा जा रहा है कि पुत्र वियोग कविता मुकुल काव्य से संकलित है, जिसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एक माँ की पीड़ा को बताते हुए कहती हैं, जिसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा है, जिसकी चेहरे पर जरा भी उदासी को देख मैं रात रात भर सोती नहीं थी, जिसके लिए मैंने ना जाने कितने सारे देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, उसके आगे अपना शीश नवाया, वह मुझसे दूर हो गया है। मैं उसे मैंने उसे खो दिया है। मैं अपने मन को कैसे मनाऊं। उसके याद में मेरा हृदय तड़प रहा है। मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मेरा बेटा एक बार मेरे पास आ जाए तो मैं उसे प्यार से समझाती। उससे उसके भाई बहन भूल सकते हैं, उसे उसके पिता भूल सकते हैं, लेकिन जो माँ 9 महीने अपने गर्भ में पाली है,
जो रात दिन उसके साथ रहती है वो अपने मन को कैसे समझाएगी उसका बेटा मर चुका है, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, बहुत कठिन है उसको समझाना। तो इस कविता का भावार्थ मतलब यही है कि माँ जो अपने बेटे को वियोग में जो है बताती हैं कि भाई बहन सब भूल सकते हैं, सब उनको छोड़ देंगे, लेकिन जो रात दिन साथ रहने वाली माँ है वो कभी नहीं भूल सकती है। माँ जो है अपने बेटे के लिए जो है देवी देवताओं को मतलब कि प्रार्थना करती है, पत्थर को भी देवी देवता मानकर पूजती है, उसका ख्याल रखती है। अगर वो उदास रहता है तो उसके लिए मतलब कि रात रात भर जाग करके जो है उसको देखते रहती है, उसको मतलब कि कभी वो माँ कह करके पुकारे तो वो फौरन दौड़ करके चली आती है। तो यही कविता का सारा भावार्थ है। तो जो कविता हम लोग पढ़े थे उसका अर्थ ही हम लोग को इस प्रश्न का उत्तर में लिखना है। तो ये भी आप लोगों से हो ही जाएगा। अगर मेरा लिखवाया हुआ प्रश्न आप सभी लोग को नहीं समझ में आए तो आप खुद से भी आंसर बना सकते हैं। ये तो मैं आप सभी लोगों को एक अभ्यास के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से प्रश्न का उत्तर होता है। तो इसी तरीके से आप लोग को भी जवाब देना है। ऐसे ही आखिरी जो क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि इस कविता को पढ़ने पर आपके मन में क्या प्रभाव पड़ा उसे लिखिए। यानी इस कविता को, जो पुत्र वियोग हम लोग कविता पढ़े, इस कविता को पढ़ करके हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसी को लिखना है। तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता को पढ़कर माँ के गहन प्रेम का अनुभव होता है। माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, वह कभी भी अपने बच्चे को भूल नहीं सकती। इस कविता को पढ़ने पर हमारे मन में माँ के प्रति और भी ज्यादा प्रेम तथा आदर की भावना जागृत हो गई है। तो ये 9 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। तो हमने आज एमसीक्यू किया और पुत्र वियोग पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया। दोनों चीज हम लोग देखें आज की इस वीडियो में। और अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप सभी लोगों में से कोई नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट का जो है अर्थ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।